हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक ऐसा प्लेन जिसका दोनों इंजन 41,000 फीट के एल्टीट्यूड में फेल हो गया। प्लेन में अचानक से अंधेरा छा गया। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से पायलट प्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए आसपास कोई एयरपोर्ट भी नहीं था। लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार। 22 जुलाई 1983 एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर कनाडा फ्लाइट 143 61 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाला था। तभी कैप्टन बॉब पियर्सन को बताया गया कि फ्यूल इंडिकेटर, जिसे कहा जाता है FQIS, वो सिंगल चैनल पर ऑपरेट कर रहा था। सिंपल शब्दों में अगर हम इसे समझें तो सिंगल चैनल का मतलब है प्लेन में भरे जा रहे फ्यूल को सिर्फ एक ही सेंसर मेजर करेगा। हर प्लेन में फ्यूल को मेजर करने के लिए 2 सेंसर्स लगा होता है, क्योंकि सपोज अगर दोनों में से एक सेंसर खराब हो जाए तो दोनों अलग अलग रीडिंग शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंसर 10 लीटर फ्यूल बता रहा है, वहीं दूसरा सेंसर बता रहा है कि टैंक में सिर्फ 6 लीटर फ्यूल भरा हुआ है, इट मीन्स ये तो कंफर्म है कि दोनों में से एक सेंसर खराब हो चुका है। लेकिन कौन सा सेंसर खराब है, इसका पता लगाने के लिए एक लंबे स्केल को फ्यूल के टैंक में डुबोकर मापा जाता है। अगर स्केल को डुबोकर मापने के बाद ये पता चलता है कि टैंक में 10 लीटर फ्यूल है, तो पहला वाला सेंसर सही है। वहीं अगर पता चलता है कि टैंक में 6 लीटर फ्यूल भरा हुआ है, तो दूसरा वाला सेंसर सही है। इस तकनीक को डीप स्टिक रीडिंग कहा जाता है। इसके बाद खराब सेंसर को डिसेबल कर दिया जाता है और प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत मिल जाती है। फ्लाइट 143 को इसी प्रोसेस से गुजारा गया। इसके बाद ये एडमिंटन से उड़ान भरा। प्लेन को 2 बेहतरीन पायलट उड़ा रहे थे। कैप्टन बॉब पियर्सन, जो कि पायलट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे ग्लाइडर भी थे। वही फर्स्ट ऑफिसर मैरी क्विंटल एयरफोर्स के पायलट भी रह चुके थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते ये 41,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया और फिर अचानक प्लेन के लेफ्ट इंजन का एक अलार्म बजने लगा। पायलट ने अपने FMC में देखा प्लेन के टैंक में फ्यूल की कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि ये अलार्म फ्यूल प्रेशर प्रॉब्लम के कारण बज रहा होगा। प्लेन के टैंक से बहुत कम प्रेशर में फ्यूल इंजन तक पहुंच पा रहा होगा। हो सकता है टैंक में लगा मोटर जो फ्यूल को इंजन तक सप्लाई करता है, वो ठीक से काम ना कर रहा हो। ऐसे केस में ग्रेविटी की मदद ली जाती है। बोइंग 767 में, या कहें कि जितने भी सारे प्लेन्स जिसमें इंजन का इंस्टॉलेशन विंग्स के नीचे होता है, उसमें ग्रेविटी की मदद से फ्यूल को नीचे भेजा जा सकता है। जैसे कि घर के छत में पानी के टंकी से पानी ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की मदद से आ जाती है, इसी तरह फ्यूल भी इंजन तक पहुंच सकता है। इसीलिए कैप्टन ने उस मोटर को बंद करके ग्रेविटी फीड का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद फिर से वही अलार्म बजने लगा और इस बार ये राइट इंजन के लिए था। अब पायलट को भी समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक साथ दोनों इंजन के फ्यूल प्रेशर में प्रॉब्लम आ जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पायलट कुछ समझ पाता इससे पहले एक और अलार्म बजने लगा और ये अलार्म था इंजन फेलियर का। प्लेन का लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। पायलट ने तुरंत ही प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट विनिपिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। प्लेन का लेफ्ट इंजन डेड हो चुका था और एक इंजन की मदद से फ्लाइट 143 आराम से विनिपिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकता था। लेकिन किस्मत तो कोई और ही खेल खेलना चाहती थी। कुछ ही सेकंड्स में राइट इंजन भी फेल हो गया। प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रुक गया। प्लेन के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार प्लेन के टैंक में अब भी पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मौजूद होना चाहिए, और अगर प्लेन के टैंक में फ्यूल मौजूद है तो इंजन को दोबारा से रीस्टार्ट भी किया जा सकता है। पर लाख कोशिशों के बावजूद भी इंजन को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं किया जा सका। ये इंजन ही प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, इसलिए इसके फेलियर के बाद अचानक से कॉकपिट में अंधेरा छा गया। सारा डिस्प्ले, सारे लाइट्स अचानक से ऑफ हो गया। प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स बैटरी से कनेक्टेड था, इसलिए कुछ फंक्शंस अब भी काम कर रहा था। प्लेन का सारा कंट्रोल सरफेस हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करता है। फ्लाइट 143 में इलेक्ट्रिक फेलियर होने के कारण पायलट प्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मानो एक ऐसी कार हो जिसकी स्टीयरिंग व्हील जाम हो गई हो। ऐसे में किसी भी क्षण ये क्रैश हो सकती है।
फ्लाइट 143 अब तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, पर कितनी तेजी से इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्लेन का वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर जो ये बताता है कि प्लेन कितनी तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, वो भी बंद पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से। ऊपर से ये बैटरी से भी कनेक्टेड नहीं था। लग रहा था जैसे इस प्लेन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जब कभी भी किसी प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए तब वो आसानी से ग्लाइड कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो पत्थर की तरह नीचे गिरने लगे। अगर आसपास कोई एयरपोर्ट है तो प्लेन वहां पर लैंड कर सकता है अपने वर्टिकल स्पीड को मेंटेन करते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेन का एल्टीट्यूड अधिक है तो प्लेन एयरपोर्ट के आगे जाके क्रैश हो सकता है। वहीं अगर प्लेन का एल्टीट्यूड कम है तो प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन करना यानी कि वर्टिकल स्पीड को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बात करें फ्लाइट 143 की तो ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। वहीं वर्टिकल स्पीड का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से प्लेन का लाइट ऑन हो गया। पायलट वापस से प्लेन को अपने कंट्रोल में ले आया। दरअसल यहाँ RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जब भी प्लेन का सारा इंजन फेल हो जाता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाती है, तब ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है और इसके ब्लेड्स किसी पवन चक्की की तरह घूम घूम कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्लेन के हाइड्रोलिक पावर को एक्टिवेट कर देता है और इसके बाद पायलट दोबारा से प्लेन को अपने कंट्रोल में ला सकता है। अब कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने लगा, वहीं फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट को देखने लगा, जिसमें लैंडिंग और टेक ऑफ के नॉर्मल प्रोसेस के साथ साथ इमरजेंसी कंडीशन में क्या किया जाए, इन सब के प्रोसेस को भी लिखा जाता है चेकलिस्ट में। पर चेकलिस्ट को पूरी तरह से छान मारने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि इंजन फेल हो जाने के बाद क्या किया जाए। दरअसल इस प्रोसेस को लिखा ही नहीं गया था। अब आगे क्या किया जाए? अब जो भी करना था पायलट्स को अपने दम पर ही करना था। प्लेन अब 41,000 फीट से करीब 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। अब वक्त था पायलट्स को अपने कारनामे दिखाने का, तेजी से ग्लाइड करते हुए इस प्लेन को सही जगह लैंड कराने का। फ्लाइट 143 का कैप्टन एक बेहतरीन ग्लाइडर था। उन्होंने पायलट बनने से पहले एक लंबा समय ग्लाइडिंग करते हुए गुजारा था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर एक बेहतरीन पायलट के साथ साथ एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट भी थे। अब दोनों का तालमेल ही इस प्लेन को मौत के मुंह से निकाल सकता था। अब ये प्लेन करीब 20,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। प्लेन अब तेजी से ग्लाइड करते हुए विनिपेग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन एक और समस्या आ गई। फर्स्ट ऑफिसर के कैलकुलेशन के अनुसार अब उस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए प्लेन का ग्लाइड रेशियो 70:1 तक होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो अगर प्लेन 50 से 70 किलोमीटर आगे जाता है तो उसे सिर्फ 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा, और ऐसा होना इम्पॉसिबल था। नॉर्मली प्लेन का ग्लाइड रेशियो 15:1 होता है। बात करें कनाडा फ्लाइट 143 की तो इसका ग्लाइड रेशियो 12:1 था, यानी कि 12 किलोमीटर तक जाते जाते प्लेन 1 किलोमीटर नीचे आ जाएगा, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से 50 से 70 किलोमीटर दूरी तय करना था। ऐसा करने के लिए कम से कम एक इंजन तो वर्किंग कंडीशन में चाहिए ही था। मतलब साफ था, ये प्लेन अब कभी भी किसी भी कीमत पर विनिपेग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। अब क्या किया जाए? प्लेन में बैठे सभी लोगों की जिंदगी का दिया मानो अब बुझने ही वाला था। तभी फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर, मैं एयरफोर्स का पायलट रह चुका हूँ और मुझे पता है कि विनिपेग एयरपोर्ट से पहले एक एयरफोर्स बेस मौजूद है, और जिस स्पीड से हम नीचे की ओर जा रहे हैं हम उस एयरफोर्स बेस तक पहुंच सकते हैं। मुझे उस एरिया की भी पहचान है, क्योंकि उसी एयरफोर्स बेस से मैंने कई बार उड़ान भरा था। फर्स्ट ऑफिसर में मानो बुझते हुए दिए में जीने की एक आखिरी उम्मीद दे दिया। इसके अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। फर्स्ट ऑफिसर को उस एरिया के बारे में पता था। वहीं प्लेन का कैप्टन एक बेहतरीन ग्लाइडर था, और देखा जाए तो ऐसे कंडीशन में दोनों की ही बहुत जरूरत थी। मानो ऊपर वाले ने दोनों पायलट को एक साथ इस प्लेन में सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि दोनों मिलकर इस हादसे को टाल सके। प्लेन धीरे धीरे एयरफोर्स बेस के नजदीक आने लगा। मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान से धरती का नजारा साफ साफ दिखाई देने लगा। लेकिन ये क्या, एयरफोर्स बेस तो यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफिसर ने
जिस रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स बेस के बारे में सोच रहा था, दरअसल उसके एक बड़े हिस्से को रेसिंग ट्रैक में बदल दिया गया था और अब इसे गिमली मोटर पार्ट्स पार्क के नाम से जाना जाने लगा। फ्लाइट 143 के पायलट्स के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसी रेसिंग ट्रैक में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का। किस्मत अच्छी थी कि उस दिन कोई भी रेस नहीं हो रहा था, बस कुछ लोग ही मौजूद थे, पर वो लोग भी इस बात से अनजान थे कि एक बड़ा सा प्लेन उसी रेसिंग ट्रैक की ओर आ रहा है। लेकिन प्लेन तो लैंडिंग तभी करता जब इसका लैंडिंग गियर डिप्लॉय हो जाता। प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाने के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई भी बंद हो चुका था। सिर्फ रैम एयर टरबाइन ही बहुत कम मात्रा में प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था, इसलिए हाइड्रोलिक की मदद से प्लेन के लैंडिंग गियर को ओपन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। इसलिए पायलट ने बिना इलेक्ट्रिक पावर के लैंडिंग गियर को डाउन किया ग्रेविटी की मदद से। प्लेन का दोनों ही मेन लैंडिंग गियर नीचे आके लॉक हो गया। दोस्तों, ऐसे केस में ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिकली व्हील्स नीचे आके लॉक हो जाता है, पर ऐसा हर बार हो जाए ये जरूरी नहीं होता। फ्लाइट 143 का दोनों मेन लैंडिंग गियर ओपन होकर लॉक तो हो गया, लेकिन नोज व्हील ठीक से ओपन नहीं हो पाया और ये अनलॉक पोजीशन में ही रह गया, यानी कि अब बिना नोज व्हील के ही प्लेन को लैंडिंग कराना था। दोस्तों, एक खतरे की घंटी अभी ठीक से बजी भी नहीं थी कि प्लेन में एक और समस्या आ खड़ी हुई। जैसे जैसे प्लेन नजदीक आता गया, पायलट्स को ये एहसास होने लगा कि प्लेन की ऊंचाई भी बहुत अधिक है और नीचे आने की रफ्तार भी बहुत अधिक है। अगर प्लेन को इसी रफ्तार से लैंडिंग कराया जाए तो टचडाउन होते ही प्लेन कई टुकड़ों में बिखर सकता है। दोस्तों, जब कभी भी लैंडिंग के समय प्लेन का एल्टीट्यूड अधिक हो जाता है, तब प्लेन एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस आता है लैंडिंग करने के लिए। लेकिन फ्लाइट 143 के लिए बिना इंजन के ऐसा करना संभव नहीं था, यानी कि अब प्लेन के एल्टीट्यूड के साथ साथ प्लेन के स्पीड को भी मेंटेन करना जरूरी हो गया। अब यहाँ पर पायलट्स ने थोड़ा फिजिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्लेन को फॉरवर्ड स्लिप कर दिया, मतलब कि प्लेन के नोज को रनवे के सीध में ना लाकर प्लेन के फ्यूजलेज को रनवे के फेस में कर दिया। ऐसा करने से एयर का इंटरेक्शन डायरेक्टली प्लेन के विशाल बॉडी पर पड़ने लगा और ढेर सारे ड्रैग के कारण प्लेन स्लो डाउन होने लगा। अब क्योंकि इंजन बंद था, इसलिए प्लेन के नोज को मोड़ने के बाद भी प्लेन रेड लाइन के डायरेक्शन में ना जाकर रनवे के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते ये सालों पुराने रनवे के काफी करीब आ गया। तभी अचानक पायलट ने नोज को रनवे से अलाइन कर लिया। जैसे ही प्लेन टचडाउन किया, एयरक्राफ्ट का टायर बुरी तरह से रगड़ खाने लगा। वहीं प्लेन का नोज व्हील प्रॉपर्ली लॉक ना होने के कारण ये कोलैप्स कर गया और अंदर की तरफ धंस गया, जिससे प्लेन का नोज डायरेक्टली ग्राउंड से कांटेक्ट होकर रगड़ खाने लगा। प्लेन में रिवर्स थ्रस्ट होता है जो लैंडिंग के वक्त प्लेन को स्लो डाउन करने में मदद करता है, लेकिन इस प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाने के कारण पायलट रिवर्स थ्रस्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। देखा जाए तो कहीं न कहीं रिवर्स थ्रस्ट का काम प्लेन का नोज कर रहा था, क्योंकि कंक्रीट से रगड़ खाते हुए ढेर सारा फ्रिक्शन जनरेट करते हुए ये आगे की ओर बढ़ने लगा। ये ढेर सारा फ्रिक्शन प्लेन को स्लो डाउन करने में भी मदद करने लगा। एयर कनाडा 143 मौत के मुंह से बाहर निकलकर एक ऐसे रनवे पर लैंड कर गया जिसे एक रेसिंग ट्रैक बना दिया गया था। फाइनली प्लेन रुक गया। प्लेन में बैठे सभी 61 लोग सुरक्षित थे, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी थी। केबिन में एक खुशी की लहर दौड़ गई, मानो नई जिंदगी मिल गई हो जीने के लिए। इस हादसे को देखकर तो यही लगता है मानो ऊपर वाले ने इस हादसे को टालने के लिए ही दोनों पायलट्स को इस प्लेन में भेजा था। ऐसे जाबाज पायलट के लिए एक लाइक तो बनता है। इस घटना के कुछ दिन बाद FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को डिकोड कर लिया गया। इसके बाद जो सच्चाई लोगों के सामने आई उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। इवन मैं भी अगर इन कारणों को सिंपली बिना एक्सप्लेन किए बता दूं तो आप भी मेरे 90% बातों पर विश्वास नहीं करोगे और कमेंट में लिखकर चले जाओगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास बातें हैं। तो आइए समझते हैं विस्तार से कि आखिर मांजरा क्या था। फ्लाइट 143 के उड़ान के कुछ देर पहले प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा था। FQIS यानी कि फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम वर्किंग कंडीशन में नहीं था, जो कि पायलट को कॉकपिट में ये दिखाता है कि कितना फ्यूल भरा गया है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि FQI सिस्टम में 2 सेंसर होता है, जिसमें से एक खराब हो चुका था, इसलिए एक स्केल को फ्यूल टैंक में डुबोकर फ्यूल के अमाउंट को मापा गया।
इसमें ये देखा जाता है कि स्केल ऑयल में कितना सेंटीमीटर तक डूबा था। इसके बाद फ्यूल भरने वाले व्यक्ति ने उसे लीटर में कन्वर्ट किया, इसके बाद पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, जबकि उसे केजी में कैलकुलेट करना था। प्लेन को 22,300 केजी फ्यूल की जरूरत थी, लेकिन प्लेन में 22,300 पाउंड फ्यूल डाला गया, जो कि बराबर होता है लगभग 10,000 केजी का। यानी कि जरूरत के हिसाब से आधा फ्यूल ही डाला गया था। इवन एफएमसी में भी ये टाइप कर दिया गया कि हाँ 22,300 केजी फ्यूल डाला गया है प्लेन के टैंक में। दोस्तों आइए समझते हैं एफएमसी और फ्यूल के रिलेशन को आसान भाषा में। नॉर्मली पायलट इंडिकेटर में फ्यूल के अमाउंट को देखकर वो फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में डाल देता है कि कितना फ्यूल मौजूद है, लेकिन फ्लाइट 143 में ये इंडिकेटर ही खराब था और इसीलिए उन्होंने गलत फ्यूल के अमाउंट को एफएमसी में डाल दिया था। सपोज एक प्लेन में 10,000 केजी फ्यूल डाला गया, लेकिन जब आपने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर को ये टाइप करके बताया कि प्लेन में 10,000 केजी फ्यूल डाला गया, लेकिन गलती से आपने एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, यानी कि गलती से आपने 10,000 की जगह 1,00,000 केजी फ्यूल टाइप कर दिया। ऐसे में फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर तो यही सोचकर चलेगा कि प्लेन के टैंक में 1,00,000 केजी फ्यूल है, जबकि इन रियलिटी प्लेन के टैंक में सिर्फ 10,000 केजी ही फ्यूल डाला गया है। ऐसे में पायलट को तो यही लगेगा कि प्लेन के टैंक में तो अभी काफी फ्यूल है, लो फ्यूल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से फ्लाइट 143 में जरूरत से आधे फ्यूल को डाला गया था, जबकि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में रॉन्ग टाइपिंग के कारण पायलट को ये पता ही नहीं चला कि प्लेन के टैंक में फ्यूल है ही नहीं। नाउ एक और सवाल आता है कि क्या एक प्लेन को उड़ाना सही है अगर प्लेन का इंडिकेटर सही से काम ना कर रहा हो तब। दोस्तों इन रियलिटी अगर हम बात करें तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर मेजरमेंट सही से किया जाए। अक्सर हमारे पुराने बाइक्स में भी फ्यूल का अमाउंट सही से नहीं दिखता, तब हम क्या करते हैं, बाइक को जब थोड़ा सा हिला कर देखते हैं तो आइडिया आ जाता है कि टैंक में कितना फ्यूल मौजूद है और लगभग हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं। प्लेन में भी सिंपली एक स्केल को डुबोया जाता है फ्यूल टैंक में। बाद में जब प्लेन को मेंटेनेंस में भेजा जाता है तब इसके सेंसर्स को ठीक किया जाता है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये बस एक इत्तेफाक था कि कनाडा 143 में फ्यूल के अमाउंट को गलत टाइप कर दिया गया। यहाँ पर पायलट्स अक्सर फ्यूल के अमाउंट को 2-3 बार खुद कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है फ्लाइट 143 के पायलट ने ऐसा ना किया हो। नाउ एक और सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी प्लेन में केजी तो किसी में पाउंड या लीटर में फ्यूल को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा क्यों? दोस्तों आपको याद होगा चरखी दादरी का वो प्लेन क्रैश, जब दो प्लेन आपस में टकरा गया था। छानबीन के बाद ये पता चला कि एक प्लेन के पायलट को इंग्लिश में कमजोरी थी और वो ट्रांसलेट कर करके एटीसी से बात कर रहे थे। इस हादसे के बाद इंग्लिश को अच्छे से जानना समझना जरूरी घोषित कर दिया गया ताकि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। मुझे लगता है यहाँ पर फ्यूल मेजरमेंट के यूनिट को भी फिक्स कर देना चाहिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही यूनिट में फ्यूल मिले, कहीं लीटर, कहीं केजी, कहीं पाउंड का लफड़ा ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कभी होने वाला है नहीं। फ्यूल केजी में मिलेगा, लीटर में मिलेगा या पाउंड में मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फ्यूल कहां से खरीद रहे हो। यूएस में नॉर्मली गिलन में फ्यूल मिलता है, वहीं यूरोप में कहीं लीटर तो कहीं केजी में फ्यूल मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें प्लेन के फ्यूल इंडिकेटर की, तो जब प्लेन को खरीदा जाता है तभी एयरलाइन कंपनी को ये ऑप्शन मिल जाता है कि फ्यूल का इंडिकेटर आपको केजी में चाहिए या किसी और यूनिट में। इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्पीडोमीटर। इंडिया के स्पीडोमीटर में किलोमीटर पर आवर होता है, जबकि यूएस की बात करें तो माइल्स पर आवर होता है। सो आई होप एयर कनाडा 143 के सारे डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।